क्लियर हो रहा है? तो अगर ये 2 है, ये 6 कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 3 11, तो और कितना होना चाहिए 2 रुपए। कैसे मालूम चला कि भाई इस वैल्यू के बराबरी पे ये होता है, तो ये 2 रुपीज जो था ये गिवन नहीं था, ये हमने निकाला है। इज दिस क्लियर? आ रही बात समझ में? तो अभी तक मैंने क्या समझाया कि जब कभी भी हम शेयर्स का लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जब तक कि हम एकदम एक्सपर्ट ना हो जाए तब तक हमें नोट करके करना चाहिए। आ रही बात समझ में? शेयर्स का क्वेश्चन 6 मार्क का आना ही आना है। चॉइस में भी शेयर्स ही होता है। आजकल एक नया ट्रेंड भी देखने को आ रहा है कि जो पूरा जनरल एंट्री नहीं देते हैं वो जनरल एंट्री का दिया रहता है या कुछ इंफॉर्मेशन मांगी रही होती है और उसमें बोलते हैं कि इन 4 में से कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है ना? क्या ये क्लियर हो गया? और ऐसे भी हो सकता है कि आपको पूरा जनरल एंट्री करने को आए, तो क्वेश्चन जब तक आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। क्या ये क्लियर है? तो ये बेसिक बातें हैं कि पहले ये देख लो कि कितने मार्केट में ऑफर किया था, हर एक शेयर कितने का था, कितने में उसको इशू किया, वो जो इशू वैल्यू है वो कितने इंस्टॉलमेंट कंपनी ने रखी थी, तो कितनी इंस्टॉलमेंट रखी थी 4, राइट। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व अभी बिल्कुल नहीं स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन को आगे पढ़ रहे हैं। पढ़ो। Application for 1,20,000 share were received. हाँ, application for 1,20,000 shares were received. समझ में आया कुछ? ये किससे आया होगा ये एप्लीकेशन? एप्लीकेशन किससे आई है? नहीं, पब्लिक से। सीसीएल लिमिटेड को तो पैसा चाहिए, ठीक है ना? मैं ही हूँ सीसीएल लिमिटेड, चलो, और मैंने ही कहा है कि हे पब्लिक मुझे 75,000 शेयर्स क्या करने हैं, बेचने हैं, क्योंकि मुझे फंड की क्या है रिक्वायरमेंट है और मेरा कंपनी क्या अच्छा खासा ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, इसलिए मैं तुम्हें ओरिजिनल प्राइस में नहीं बेचूंगा, मैं तुमसे एक्स्ट्रा अमाउंट लूंगा और वो अमाउंट क्या है प्रीमियम का। तो मैंने कहा 10 रुपए का वैसे तो शेयर्स है, लेकिन जिसको भी मैं दूंगा उसको 13 रुपीज में दूंगा। और एक और चीज और सुनो इसमें वेदांत, मैं आपसे पूरा 13 रुपीज एक साथ नहीं मांग रहा हूँ, मैंने आपसे 4 इंस्टॉलमेंट रखे हैं। जब आप अप्लाई करोगे तो 2 रुपए के हिसाब से भेजना, फिर जब मैं तुम्हें अलॉटमेंट का लेटर भेजूंगा कि हाँ भाई मैंने तुम्हें शेयर्स अलॉट कर दिए, तब तुम अगेन मेरे को 6 रुपए भेजोगे पर शेयर का, जो भी मैंने तुम्हें शेयर्स दिए होंगे, जिसमें 3 ओरिजिनल होगा 3 प्रीमियम का होगा। उसके बाद में जब मेरी को आवश्यकता होगी मैं आपसे फर्स्ट कॉल 3 रुपए का मांगूंगा और बाकी मैं तब मांग लूंगा जब मुझे चाहिए होगा, यानी कि 2 रुपीज। इस तरह से मैं आपसे हर शेयर का कितना मांगूंगा 30 रुपीज। अच्छा, किस किस को शेयर चाहिए? अरे किस किस को मेरी कंपनी में शेयर चाहिए? नहीं, तुमको चाहिए, तुमको अपना अभी अपने आप को इन्वॉल्व करो। किस किस को शेयर चाहिए? चाहिए ना? तुम्हें कितना चाहिए? 2 शेयर चाहिए। अच्छा तुम्हें हैं? 50%. हाँ, नहीं ऐसा नहीं बोला जाता 40% 30%, ऐसा बोला जाता है 40 शेयर 50 शेयर 100 शेयर 200 शेयर 5,000 शेयर ऐसा करके बोला जाता है। नहीं 120 क्या है? गुड, देखो बेटा ध्यान दो, अब आप थोड़ा सा मैच्योर होकर बात करो कि तुम एक पढ़े लिखे कॉमर्स के बच्चे हो, है ना? एक कंपनी है वो मार्केट में शेयर्स निकाल रही है, आप अभी मान के चलो कि तुम्हें शेयर्स में इंटरेस्ट है। अरे बात समझ में? क्योंकि अपने पास इतना वो नहीं है कि आप उसमें खींचो, चलो फिर आप ये मान के चलो कि आप लोग कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हो और जो कंपनी तुमसे भी डीलिंग कर रही है वो एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि तभी तो वो प्रीमियम का डिमांड कर रहा है। नहीं तो अगर मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि प्रीमियम में लोग लेंगे शेयर्स, तो मैं प्रीमियम क्यों ऑफर करूंगा भाई? एक्चुअल में क्या है, मैं ओरिजिनल कीमत क्या है शेयर्स की 10 रुपए और मैं उससे 10 से ज्यादा मांग रहा हूँ। कितना मांग रहा हूँ? 13। तो बिना कॉन्फिडेंस के थोड़ी मांग रहा हूँ यार, क्योंकि अगर मैं जितनी शेयर ऑफर करता ना मार्केट में, तो मैं मालूम है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 90%। अगर मान लो 75,000 का 90% अगर मैं निकालूं तो लगभग ये शायद 67,500 समथिंग जाएगा, ठीक है ना? अरे बात समझ में? तो अगर ओवरऑल पब्लिक ने जो अप्लाई किए हैं वो 67,500 शेयर्स अगर नहीं हो पाए उनका सम टोटल, तो मैं किसी को भी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकता हूँ। मुझे सबके पैसे क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना बहुत ज्यादा क्या है, कंपलसरी है। क्या ये क्लियर है? कितना होता है ये? 90% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड।
क्या ये क्लियर है? और कंपनी एक्ट क्या कहता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो कि जरूरी होते हैं किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस को कमेंस करने के लिए। ये माना जाता है कि अगर कोई कंपनी 90% तक अगर पैसा अरेंज ना कर पाए तो फिर उसका बिजनेस सही से नहीं चल पाएगा। तो जो तुम वादे किए थे वो सही से नहीं चल पाएगा तो वादा पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए बेटर है तुम उस आइडिया को क्या करो, ड्रॉप करो। क्या ये क्लियर है? तो एक तो हमारे सामने ये सरदर्दी है 90% वाली, और ऊपर से मैं क्या मांग रहा हूँ, 10 की जगह कितना मांग रहा हूँ, 13। तो इसका मतलब डेफिनेटली सी बात है कि मेरी कंपनी मार्केट में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। नई कंपनी कभी भी शेयर्स प्रीमियम में निकालती ही नहीं है। समझ में आया भाई? उसे तो मार्केट में अपनी पहचान बनानी है, और आते ही बोल रहा है कि मैं 10 का चीज 13 में बेचूंगा, तो कौन खरीदेगा? समझ में आया कि नहीं है? तो यानी कि वो जो उसके जो फाउंडर हैं, या तो उनका ऑलरेडी मार्केट में अच्छा एस्टैब्लिशमेंट पहले से ही है, इसलिए उसको कॉन्फिडेंस है कि पब्लिक क्या करेगी, ज्यादा शेयर्स, ज्यादा कीमत में भी शेयर्स खरीदने को तैयार होगी। तो मैंने आपसे पूछा कि अब आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो अपने आप को इन्वॉल्व करके करो। समझ में आया? तो मैं कंपनी हूं, मुझे शेयर्स बेचने हैं, 75,000 शेयर्स बेचने हैं, हर एक शेयर्स 10 रुपए का, वैसे मैं 13 रुपए में बेच रहा हूं, और आपको बोल रहा हूं जिसको चाहिए तो रिक्वेस्ट करो। उल्टी बात है, देखो पैसा मुझे चाहिए और आपको बोल रहा हूं तुम्हें चाहिए तो मुझसे रिक्वेस्ट करो। समझ में आया? और फिर तुम अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से क्या करोगे, शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे। तो तुम अप्लाई किस चीज के लिए कर रहे हो, शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। और शेयर्स के लिए जब तुम अप्लाई करते हो तो तुम बताते हो मुझे इतने शेयर्स चाहिए। कभी भी ये नहीं बोलते 10%, 20%, 30%, क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट बोलते हैं। मुझे 400 शेयर चाहिए, 500 शेयर चाहिए, 100 शेयर चाहिए। आ रही बात समझ में? क्या ये क्लियर हो गया? तो इस तरह से क्या हुआ, पब्लिक को जब इसने ऑफर निकाला, ये तो हो गई जानकारी, उसने पब्लिक तक पहुंचाई। अब पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया, कितना हुआ? तो ये इसको मैं क्या कह सकता हूं, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। अब अप्लाइड बाय किसने, पब्लिक। तो कितना अप्लाइड हुआ बेटा, 1,25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ है, 1,20,000। ओके, क्या ये क्लियर हुआ? अब आप देखो कि ये 1,20,000 शेयर्स किसने अप्लाई किए, पब्लिक कौन है यहाँ पर, आप लोग हैं। अब मुझे ये नहीं मतलब कि अभी ये नहीं पता कि आपने कितने किया, आपने कितने किया, लेकिन आप सबके एप्लीकेशन का जब मैंने सम टोटल निकाला तो मैंने ये पाया कि ओवरऑल 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि मैं आप लोगों को ओवरऑल कितने शेयर्स अलॉट करूंगा, 1,20,000 क्यों नहीं दूंगा? हाँ, क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट सिर्फ 17,000 शेयर्स 75 के हिसाब से ही था बस, तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्यों दूंगा? समझ में आया? तो यानी मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो अलॉट कितने किए होंगे कंपनी ने, 75,000 ही किए होंगे। समझ में आया कि नहीं है? अब मुझे ये बताओ कि अप्लाई तो ओवरऑल 1,20,000 हो गया, लेकिन मैं पब्लिक को कितने शेयर दूंगा सिर्फ 75। तो मुझे बताओ जब अप्लाई हुआ होगा तो कोरा कागज ही आया होगा या पैसे भी आए होंगे? क्या बात हो गया था बेटा, काहे को हंस रहे थे? किसने हंस रहे थे? बताओ जरा, बाकी काम छोड़ दो अभी, पहले ये बताओ काहे को हंस रहे थे? इधर देखो मेरी तरफ, मालूम है नेशनल एंथम चल रहा है।
नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉट करेंगे? तो इसे क्या स्थिति कहते हैं? जब अप्लाइड ऑफर से ज्यादा हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। इसे क्या कहते हैं? तो व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये क्या है? या फुल सब्सक्रिप्शन। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर डैश से या तो ज्यादा, कम या बराबर होता है। तो उसका तरीका क्या होता है? फुल सब्सक्रिप्शन refers to a situation when number of shares applied are equal to number of shares offered. अब under और over, under subscription is a situation when number of shares applied are lesser than number of share offered. And what is over subscription? When number of shares applied are more than number of shares offered, then it is called over subscription. और ओवर सब्सक्रिप्शन में एक दिक्कत आती है कि एक्सेस पैसे का और एक्सेस एप्लीकेशन का करना क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। समझ आया कि नहीं है? तो यहाँ पर एक्सेस कितना अप्लाइड हुआ है ये बता मुझे। एक्सेस कितना अप्लाइड हुआ है? कैसे निकाला आपने? 1,20,000 माइनस 75 किया तो 40,000 शेयर्स के लिए क्या है? एक्सेस अप्लाइड हुआ है। और एक्सेस अमाउंट कितना आ गया है? एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन कितना है? एक्सेस अमाउंट कितना माना जाएगा एप्लीकेशन का, बता सकते हो? ये कितना है? ये 45। अच्छा मुझे ये तो हो गया 45,000 एक्सेस अप्लाई हुआ है। अब मुझे बताओ एक्सेस अमाउंट कितना है एप्लीकेशन का? हाँ, इंटू 2, राइट? 90,000। ये 90,000 कैसे निकाला आपने? 45,000 रुपीज शेयर्स इंटू 2 रुपीज। ये 2 रुपीज किसका है? एप्लीकेशन। क्या ये क्लियर है? अब इसका क्या करेंगे? इस पैसे का और इन एक्सेस एप्लीकेशन का क्या करेंगे? और सवाल ये उठता है कि पब्लिक को शेयर्स कैसे करके देंगे अब? तो ये कंपनी को एक कैलकुलेशन करना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ठीक है ना? तो और उसमें से मान लीजिए कि 15,000 शेयर्स तुमने मांगे थे, 15,000 शेयर्स तुमने मांगे थे, 15,000 शेयर्स आपने मांगे थे, से फॉर एग्जांपल। तो इन तीनों के मिला के कितने शेयर्स मांग ले? 45,000। अब मान लो मैं एक तरीका क्या कर सकता हूं कि इन तीनों को एक भी शेयर्स ना दूं। समझ में आया? यानी रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। समझ में आया? यानी मान लीजिए एप्लीकेशन जब आना स्टार्ट हुआ था, यहां से स्टार्टिंग हुआ था, यहां तक जाते जाते 75 हो गया और आपका 15 कितने हो गए? 45। और मेरे पास क्या है? 75 ही है। तो मैंने आप तीनों को एक भी शेयर्स अलॉट नहीं किया। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी के पास कौन कौन से अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। तो पहला अल्टरनेटिव क्या होता है कि रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। क्या होता है पहला अल्टरनेटिव? एंड रिफंड देयर मनी, उनका पैसा लौटा दो। समझ में आया? दूसरा भी एक तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपको ये मालूम चला कि भाई तुम्हारा रिजेक्शन हो गया, तुम्हारा रिजेक्शन हो गया, तुम्हारा रिजेक्शन हो गया और इन्होंने जितना मांगा था उतना उनको शेयर्स मिल गया, इनको भी उतना ही मिल गया, सबने जितना मांगा उतना मिल गया, तो एक तरह से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। भाई हमें क्यों रिजेक्ट किया गया? रीजन क्या है? स्पेशली जब हमने भी टाइम जो आपने डाल रखा था कि इतने टाइम के अंदर अंदर एप्लीकेशन आनी चाहिए, जब हमने भी उसी टाइम के दौरान में एप्लीकेशन दे दी थी तो हमारा क्यों रिजेक्शन किया गया? समझ में आया कि नहीं है? तो इससे जगह फिर क्या करना था? अगर रिजेक्ट ना करे तो क्या कर सकते थे हम लोग? चलो बताओ। हैं? प्रो राटा में दे देते सबको। तो उसका मतलब क्या समझे तुम? जरा एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज प्रो राटा अलॉटमेंट? किसी को भी दुखी ना करे, सबको जितना मांगा है उसका 80% जितना देना है प्रो राटा निकाल के सबको दे। नहीं 80% दें या 90% दें? प्रो राटा निकाल। तो प्रो राटा होता क्या है? जितने शेयर एप्लीकेशन में अप्लाई करे, हाँ, और जितने उन्हें चाहिए और कंपनी जितने दे रही है तो सबके हिसाब से प्रो राटा। हाँ वैसे वो सही कह रहा है। व्हाट इज प्रो राटा अलॉटमेंट? तो प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या होता है? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया जाता है। किसके आधार पर? कि जितने शेयर एप्लीकेशन आई है और कितने शेयर हमने देने हैं, इनका रेशियो निकाल दिया जाता है। समझ में आया? सो लिखो अंडर प्रो राटा अलॉटमेंट
अंडर प्रो राटा अलॉटमेंट, अंडर प्रो राटा अलॉटमेंट, सर वर्किंग नोट में नहीं बेटा थ्योरी लिखना कहीं पे जगह होगी ना थोड़ा सा ऊपर नीचे, अंडर प्रो राटा अलॉटमेंट कॉमा applicants applicants are given shares in the ratio of number of shares applied and number of shares to be allotted. ठीक है ना, इनके रेशियो में दे दिया जाता है। अब उदाहरण के तौर पे मान लो कि इन्होंने कितना अप्लाई किया था 15,000 का, तो अब ऐसी स्थिति में अगर मुझे प्रो राटा अलॉटमेंट में करता तो आलोक को कितना शेयर मिलता, तो मैं ये करता आलोक को कितना शेयर देना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं टोटल और यहाँ पर लिख लेते हैं अप्लाइड और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अलॉटेड, ठीक है ना। तो टोटल कितना अप्लाइड हुआ है बेटा 1,20,000 और टोटल जो मैंने अलॉट करने हैं कितने करने हैं 75,000। अब मैं देखूंगा कि इन्होंने कितना क्या किया अप्लाई किया, तो यहाँ पर अप्लाई कितना किया इन्होंने 7,500 राइट। तो मैं इसको सॉरी 7,000 कितना बोला था हमने 15,000 तो इनको कितना शेयर अलॉट करूं क्वेश्चन मार्क, समझ में आया। तो इसमें क्या हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस अप्लाइड इनटू अलॉटेड और ये हो जाएगा डिवाइड। तो क्या हो जाएगा 15,000 into 75,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। क्या ये क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होगा 15 1 जा 15 और ये हो गया 15 8 जा 1,20,000 ये गया ये है ना। अब ये 8 9 जा 72 है ना, कितना बचा 30 हुआ, देन 9 3 जा 27 9 3 जा 27 ऐसे चलता चला जाएगा ये। तो मैं इसको 9,033.33 जा रहा है सर 8 से किसे, अच्छा हाँ 8 9 जा 72 तो कितना कैरी हुआ 30 हो गया। तो फिर कितना जाएगा 8 3 जा 24 6 गया 8 7 जा 56 4 गया 9,370 समझ में आया। तो ये हो जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। समझ में आया कि नहीं आया, क्या ये क्लियर हो गया कि भाई इतने में इतना देना है तो इतने को कितना देना है। तो यानी कि एप्लीकेंट ने कितना अप्लाई किया है मल्टीप्लाइड बाय टोटल जो हमने कितने शेयर लॉट करने हैं डिवाइडेड बाय टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है। क्या ये क्लियर हो गया, एनी डाउट इन दिस। तो ये सेकंड तरीका हो गया प्रो राटा अलॉटमेंट। इज दिस क्लियर, यहां पर कोई डाउट है तो पूछो। हाँ बेहिचक पूछना चाहिए जो भी डाउट है। सर इसको डायरेक्ट रेशियो से काट देते हैं जैसे कि इनको हाँ कर सकते, वही तो करते हैं ना, वैसे ऐसा कर सकते थे ना इसको। देखो इसमें रेशियो निकाल देते 3 जीरो कॉमन पहले ही कट कर देते तो 120 बचता। तो ये सिंपलीफाई करना चाहिए ना वैसे अपने को। तो ये कितना है 75 120 तो 5 2 जा 10 और ये क्या 24 ये 15 अब ये 3 8 जा और 3 5 जा तो 8:5 ये रेशियो बनाया। अब इसमें हो जाएगा कि भाई अगर अपने को 8 पे 5 देने हैं तो 15 पे कितने देने हैं, ठीक है। तो 15 × 5 डिवाइडेड बाय 8। समझ में आया कि नहीं, क्या ये क्लियर हो रहा है, इतना समझ में आ गया। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या क्या अल्टरनेटिव किया जा सकता है। पहला अल्टरनेटिव रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉट reject the excess application, refund their money and allot full share to the remaining applicant। ये क्लियर हो गया। सेकंड क्या तरीका हो सकता था give shares to all the public on pro rata basis।
और तीसरा क्या आ जाता है क्वेश्चन में, मिक्सअप हो जाता है कि कुछ को तो रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ को प्रो डाटा कर देते हैं और कुछ को फुल दे देते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस आप अगर कर लो तो आपको आइडिया आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? अब अपने को क्या करना है, सवाल ये उठता है कि ये तो चलो बात की बात है, अब क्वेश्चंस को आगे बढ़े। आगे क्या हुआ तो Application for 45,000 share were rejected and the excess application money was refunded. ये तो अब देखो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा भी नहीं था, है ना? ये हमने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं और इसने हमारी वाली बात कह दी क्या कि 45,000 एप्लीकेशंस को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, है ना? यही हुआ ना कि रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन एंड रिफंड द ईयर अमाउंट, है ना? एनी डाउट इन दिस? क्या ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। Full allotment was made to remaining applicant. हाँ, क्या ये समझ में आ गया? Yes sir. तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया बेटा। सर आगे नहीं नहीं, मैं तो इसको सिंपल यहीं से मान लेता हूँ, है ना? क्या ये क्लियर हो गया? इसमें इन्होंने क्या किया कि जो एक्सेस एप्लीकेशन आई थी, इन तीनों वाला ट्रीटमेंट हो गया। कंपनी किसकी है? कंपनी किसकी थी? कौन है? सीसीएल में ही तो था सीसीएल। और जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि इन तीनों को नहीं देना है तो क्वेश्चन ने भी वही डिसाइड कर लिया कि ऐसा ही करना है, नहीं देना है बोला। समझ में आया? आगे बढ़ो। आगे All monies due were received except for Harish, a shareholder holding 2,000 shares, who failed to pay the first and second and final call money. रुक जा बेटा, अब आपने एक और चीज सीखना है। देखो क्या सीखना है कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पर कोई डिफॉल्ट हो जाए, है ना, तो आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पर एक कैलकुलेशन ऐसे लिखी थी ना, इसी के बगल में एक क्या खींच देना है, लाइन। क्या खींच देना है? लाइन। और यहाँ पर उसका नाम लिख देना है। क्या नाम है उसका? हरीश। तो अपन इसमें हरीश नहीं लिखेंगे, हम इसमें लिख लेते हैं लकी। तो एक पर्सन कौन है? लकी। कितने शेयर है लकी के पास? कितने शेयर? 2000 शेयर। लकी के पास कितने शेयर थे? 2000 शेयर। अब मुझे बताओ लकी ने क्या नहीं पे किया है? तो मुझे यहाँ पर एक टिक करने की आदत मैं भूल जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन पे किया है क्या? अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड, ठीक। क्या ये क्लियर हो गया? ये मुझे बहुत हेल्प करता है आगे जाके, याद दिलाता है मुझे ये लिखा हुआ चीज कि इसने यहाँ पर डिफॉल्ट में आया है। आगे क्या हुआ फिर? Pass necessary journal entry for the above transaction in the book of the company. इसके शेयर फॉरफिट भी किए क्या लकी के? No, sir. ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्या ये क्लियर है? ठीक है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो आपको जर्नल एंट्री मालूम है क्या? जर्नल एंट्री मालूम है? कितनी जर्नल एंट्री होती है? हर इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री होती है? 2। हर इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री होती है? 2, राइट? तो एप्लीकेशन में क्या होता है, सबसे पहले पैसा आता है, तो एंट्री याद है किसी को? बताओ क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पर इक्विटी है तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। समझ में आया? तो यहाँ पर डेट में XXX में कर दिया हूँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या ये क्लियर है बेटा? क्या ये क्लियर हो गया? समझ आया? अब इसके मैं साथ साथ में आपको फॉर्मूला भी दे रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको मालूम चले। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एप्लीकेशन का पैसा आया। किसका आया? सभी पब्लिक से। तो ये क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, ठीक है, इनटू एप्लीकेशन मनी। क्या ये क्लियर है? इसको साथ साथ में पेंसिल से नोट कर देना बेटा। अब आपके यहाँ पर अगर इधर जगह है ना, तो इधर पे लिखना उसका फॉर्मूला। तो पहली एंट्री ये कंफर्म है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसका अमाउंट किस पे निकलता है? अप्लाइड शेयर पे। किस पे निकलता है? टोटल अप्लाइड शेयर्स पे। और उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले इंस्टॉलमेंट की वैल्यू से। समझ में आया? अच्छा बेटा, कभी कभी पहले इंस्टॉलमेंट का नाम क्या कर देते हैं, वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
ऐसा नाम कर देते। तो उस केस में फिर हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। समझ में आया कि नहीं? तो ये तो आधा नंबर इस मार्क्स इस एंट्री का होता है बेटा। तो इसमें क्या है, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना हुआ? 2,40,000। नहीं, टोटल एप्लीकेशन रिसीव 2,40,000 नहीं हुआ था। टोटल एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ? 1,20,000। नहीं तो आप वैसा मत करो ना, जंप मत करो, कैसे करके आ रहा है वो भी समझना। टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितना है? 1,20,000 इनटू 2 तो कितना हो गया बेटा? 2,40,000 2,40,000। समझ में आया? ये क्या है? एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन जो है उसमें पहले पैसा आता है और सेकंड एंट्री होती है ट्रांसफर की एंड एडजस्टमेंट की। सेकंड एंट्री कौन सी होती है? ट्रांसफर एंड एडजस्टमेंट। फर्स्ट एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन का पैसा आने का। सेकंड एंट्री क्या होती है? ट्रांसफर एंड एडजस्टमेंट एंट्री। क्या ये क्लियर हो रहा है? समझ में आया? सेकंड एंट्री को कहते हैं हम ट्रांसफर, एडजस्टमेंट एंड रिफंड एंट्री। हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एडजस्ट नहीं कर रहे होते हैं, रिफंड कर रहे होते हैं। समझ में आया? तो ये एप्लीकेशन का फर्स्ट लिखा आपने। अब आप क्या करो, अगला लिख दो, नंबर सेकंड है ना। अब इसमें लिखो ट्रांसफर्ड कॉमा एडजस्टमेंट एंड रिफंड। एग्जाम में थोड़ी ऐसा लिखोगे, लेकिन मैं समझाने के हिसाब से करवा रहा हूं, इसलिए आप ऐसा लिखो। सेकंड लिखो, अब लिखो ट्रांसफर, एडजस्टमेंट एंड रिफंड। क्या ये क्लियर है? अब यहां पर मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। ट्रांसफर, एडजस्टमेंट एंड रिफंड मैं आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से ही नहीं करवा रहा हूं सिर्फ, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर कंपनी को पहले पैसा आया, ठीक है। अब कंपनी को डिसाइड करना है, कैलकुलेशन स्टार्ट हुई। अब कंपनी यहां पर डिसाइड करती है कि कितना शेयर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? राइट। तो क्या होता है, इस पैसे को अब वो क्या करते हैं, अकाउंट में बुक करती है, ठीक है ना। कहां डालेगी? बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा, ये जो डेबिट क्रेडिट हुआ था यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या ये क्लियर हो गया? राइट। ध्यान से सुनना भी, लिखना नहीं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन सा? वही पैसा अब उसको क्या करना है? बैलेंस शीट में ट्रांसफर या कुछ एडजस्ट या रिफंड करना होता है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। यहाँ पर कौन सा शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा? अपना इक्विटी। क्या ये क्लियर है? और इसको हमें कहां ट्रांसफर करना होता है? पैसा किसका? शेयर्स का। तो यहां पर आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? कभी कभी क्या होता है बेटा, वैसे प्रीमियम तो होता है हमेशा, अगर कुछ ना लिखा हो ना क्वेश्चन में कि प्रीमियम कहां पर है, तो अलॉटमेंट में होता है। लेकिन जरूरी नहीं है, कंपनी के ऊपर है, कंपनी किसी भी इंस्टॉलमेंट में अलॉट प्रीमियम रख सकता है। तो अगर एप्लीकेशन में भी प्रीमियम है, अगर है, तो यहां पर आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। रिजर्व लिखते हैं आप लोग कि नहीं लिखते हैं? कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखते हैं पहले वो बीच में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिखने लग गए थे। क्या ये क्लियर हो गया? आ रही बात समझ में? और अगर कुछ पैसा आगे क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कंपनी ने यहाँ पर प्रो राटा अलॉटमेंट किया होता, क्या किया होता, तो सबको शेयर्स दिया होता, तो फिर हर किसी का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचता है कि नहीं बचता भाई? अगर प्रो राटा अलॉटमेंट किया है, इसका मतलब सबको शेयर्स दिए, लेकिन एक अनुपात पे दिए। यानी कि अगर कुल 1,20,000 आए, उस पे 75,000 देने हैं, तो इसको इतने मांगे, इसको कितना देने हैं। तो अगर ऐसा ही तरीका सबके लिए फॉलो किया है, तो सबको शेयर्स मिले होंगे, लेकिन जितने मांगे थे उतने नहीं मिले होंगे, तो सबका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच गया होगा। तो उस केस में कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसे मान लीजिए मैंने अभी कैलकुलेशन की थी, उसमें 9,000 समथिंग कुछ शेयर्स आए थे कि नहीं आए थे? आए थे, ठीक है ना। तो मैं इसको एक लेटर भेजता, किसको? आलोक को, कि कॉन्ग्रेचुलेशन आलोक, आपने 15,000 शेयर्स मांगे थे, हमने आपको शेयर्स दिए हैं, लेकिन 15 नहीं दिए हैं, 9,000 इतने कुछ दिए हैं। अब तुम एक काम करो, अगला इंस्टॉलमेंट भेजो। क्या भेजो? तो ये बोलेगा ठीक है, मैंने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, आपने मुझे 9,000 समथिंग शेयर्स दिए हैं, तो मैंने तो एप्लीकेशन का पैसा 15 का दिया था ना, तो मेरा पैसा कहाँ है बाकी जो बच गए? तो हम उसमें मेंशन करते हैं कि क्या, कि ये जो तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास रह गया है, उसको हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में
क्योंकि होता क्या है, एप्लीकेशन के बाद जैसे ही शेयर्स अलॉट होते हैं तुरंत अगला इंस्टॉलमेंट मांग लिया जाता है। तो एक बार हम तुम्हें लौटाएं, अब फिर तुम हमें वो भेजो, तो हम क्या करते हैं, उसको लौटाते ही नहीं एक्स्ट्रा अमाउंट को, क्या कर देते हैं, अगले इंस्टॉलमेंट में क्या कर लेते हैं, एडजस्ट। समझ में आया? तो जो एडजस्ट किया होता है उसको हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या ये क्लियर है? इतना समझ में आया? कभी कभी तो वो अलॉटमेंट से भी आगे एडजस्ट होता है, अगर बहुत ज्यादा ही अप्लाई हो गया था तो। समझ में आया कि नहीं है? इज दिस क्लियर? तो बेटा ये हो रहा है ट्रांसफर, ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर, और ये हुआ एडजस्ट। और अगर किसी को रिजेक्ट किया है तो उसका होता है रिफंड। सो टू बैंक अकाउंट, ये क्या होता है, रिफंड। समझ में आया? तो ओवर सब्सक्रिप्शन में एप्लीकेशन की जो सेकंड एंट्री होती है वो होती है ट्रांसफर, एडजस्टमेंट एंड रिफंड एंट्री। नाउ इट विल बी ऑन केस टू केस। अपने क्वेश्चन में क्या हुआ था, हमने क्या किया, एक्सेस एप्लीकेशन को आउटराइटली क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। समझ में आया? क्या ऐसे हुआ था ना इस क्वेश्चन में? तो अब यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में तो सेम आएगा जो ऊपर था, सेम का मतलब जो ऊपर था, ऊपर क्या था, अप्लाइड शेयर का पैसा। शेयर कैपिटल में हमेशा किसका जाता है बेटा, अलॉटेड शेयर का पैसा। किसका जाता है, अलॉटेड शेयर का। अब मल्टीप्लाई किससे होगा, तो शेयर कैपिटल में आएगा एक्चुअल एप्लीकेशन। क्या आएगा, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, और यहां पर जाता है, इसके सामने आएगा इनटू प्रीमियम वैल्यू। क्या ये समझ में आ रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट किससे मल्टीप्लाई होगा, एप्लीकेशन के प्रीमियम से, और शेयर कैपिटल के सामने क्या आएगा, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी से। समझ में आया? उदाहरण के तौर पे मान लो मैं इसको यहाँ पर इस 3 को यहाँ से उठा के यहाँ कर देता, और इसको 2 के जगह क्या बना देता, 5, और इसको बना देता 3, और इसको कर देता 2 + 3, तो ये एंट्री बन जाती सेकंड एंट्री। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाता, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में यहाँ तो आ जाता कितना बेटा, 2,40,000 का 2,40,000। समझ में आया? क्या ये क्लियर है? और शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आता, इस सब में देखो जितने भी एंट्री होंगे सब में क्या रहेगा, एक तरफ शेयर्स होगा और एक तरफ वैल्यू होगी, उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि बैलेंस शीट में मैं कितने शेयर दिखाऊंगा, उतने शेयर दिखाऊंगा जितने मैंने पब्लिक को शेयर्स दिए। तो आपके हिसाब से हमने पब्लिक को शेयर्स कितने दिए होंगे, 75 दिए होंगे। तो अगर ये क्वेश्चन होता, इस तरह से अगर केस होता, तो मैं शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे निकालता, अलॉटेड शेयर 75,000 इनटू एक्चुअल एप्लीकेशन मनी 2, तो यहां पर होता 1,50,000, और फिर क्या होता है 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो फिर क्या होता है अलॉटेड शेयर अगेन 75,000 इनटू प्रीमियम वैल्यू, फिर वहां पर क्या थी 3, तो यहां पर हो जाता है 2,25,000। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर नहीं 75 × 3, हाँ ठीक है। क्या ये क्लियर हो रहा है? समझ में आया? लेकिन अपना क्वेश्चन ऐसा नहीं है, तो हम इसको वापस से रिवर्स चेंज करते हैं। यहाँ पर ये कितना था बेटा, 2 था, ये 6 था, और 3 + 3। समझ में आया? फर्स्ट कॉल का भी लिख दीजिए उसका। बेटा कुछ डाउट है तो पूछते रहना, इसलिए कह रहा हूँ टाइम लगेगा, सिंपल क्वेश्चन है वैसे, 5 मिनट में हो जाता है सॉल्व। समझ में? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल समझ में आया? एप्लीकेशन का पहला एंट्री अप्लाइड शेयर का होता है, बाकी सारे जगह पे ये देखा जाता है पब्लिक के पास शेयर्स कितने हैं, दैट्स इट। समझ में आया? क्या ये क्लियर है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या होगा, कौन से शेयर्स आएंगे जो पब्लिक के पास है। ये एक व्यक्ति की तो एंट्री नहीं है ना, ये तो ओवरऑल है। तो ओवरऑल पब्लिक के पास कितना शेयर है भाई, हमारे पास पब्लिक के पास कितना है 75,000 इनटू एक्चुअल एप्लीकेशन मनी। तो हमारी तो एप्लीकेशन मनी 2 ही थी, उसमें कुछ भी प्रीमियम नहीं था, तो हम यहाँ पर क्या आएंगे इनटू 2 आएगा, इनटू 2 तो कितना हो गया 1,50,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे इसमें क्या है, अलॉटेड शेयर इनटू प्रीमियम वैल्यू, लेकिन एप्लीकेशन में तो प्रीमियम है ही नहीं, तो ये हमारे लिए क्या है नॉट एप्लीकेबल। एनी का मतलब क्या है, नॉट एप्लीकेबल। समझ में आया कि नहीं है? मैंने क्यों लिख दिया फिर, समझाने के लिए। समझ में आया? अब 2 शेयर अलॉटमेंट में क्या होता, इसमें आता एक्सेस
एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड जो हुआ है, तो इसके लिए टेबल बनता है, इसके लिए क्या बनता है टेबल। तो वो टेबल में आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना, आ रही बात समझ में, वो टेबल से निकलेगा, बट वो होता है एक्सेस एप्लीकेशन का, समझ में आया। तो अपने लिए तो भी काम का नहीं है। अच्छा, क्या अपने लिए काम का रिफंड है? Yes, sir. है रिफंड? Yes, sir. कैसे मालूम चला तुम्हें? 45 हाँ, तो ये वही है कि एक्सेस एप्लीकेशन जो आई थी इनटू एप्लीकेशन मनी, समझ में आया। तो यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आई थी बेटा? 45,000 इंटू 2, तो कितना हो गया? 90,000। क्या ये टैली हो रहा है एंट्री? Yes, sir. समझ में आया। Yes, sir. तो इसकी नरेशन क्या होगा? एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस अमाउंट रिफंडेड, यही हुआ। क्या ये क्लियर हो गया? एप्लीकेशन अमाउंट क्या किया हमने? ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस जो हुआ है वो क्या कर दिया? रिटर्न किया। इज दिस क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? एप्लीकेशन की कितनी एंट्री बनी? 2. पहला क्या हुआ? पैसा आया। आया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, जिनको शेयर अलॉट किया है उनका पैसा क्या करते हैं? शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या करते हैं? ट्रांसफर, ठीक है। एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री में प्रीमियम कब आएगा? जब एप्लीकेशन में प्रीमियम रहा हो, तो समझ में आया। शेयर अलॉटमेंट कब आएगा जनरल एंट्री में? यहाँ पर अगर एक्सेस एप्लीकेशन को आपने रिफंड नहीं किया, एडजस्ट किया होता तो, समझ में आया। अपन ने एडजस्ट किया ही नहीं है, हमने तो एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट ही कर दिया है। ये एडजस्ट कब होता है? प्रो राटा केस में, ठीक है ना। ये कब आता है? जब प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया हो, समझ में आया। इज दिस क्लियर? और अगर अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होता है तो एडजस्ट और रिफंड नहीं होता है, समझ में आया। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ होता तो कुछ एक्स्ट्रा तो कुछ आया ही नहीं था, कमी आया है, तो फिर ना ये शेयर अलॉटमेंट आता ना ही बैंक आता। क्या ये क्लियर है? उल्टा अंडर सब्सक्रिप्शन में ये दिक्कत हो जाती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हुआ भी है या नहीं हुआ, बट क्योंकि आपका लॉन्ग न्यूमेरिकल आ रहा होता है तो वो आपको अगर अंडर सब्सक्रिप्शन दे भी दें तो वो आपको 90% से ऊपर का ही एप्लीकेशन रिसिप्ट वाला दिखाएंगे। क्या ये क्लियर हो रहा है? समझ में आया एप्लीकेशन का एंट्री बेटा। अब अगला इंस्टॉलमेंट कौन सा बनता है? अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के तुरंत बाद ही क्या हो जाता है? अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट का पैसा पहले रिसीव होगा एप्लीकेशन की तरह या पहले ड्यू होगा? ड्यू होगा, समझ में आया। क्योंकि जिनसे आप मांगोगे वही तो भेजेंगे। ये कहानी तो अभी हमारे तक ही सीमित है, यहां तक बात हमारे तक ही सीमित है। अब जब तुम्हारे पास लेटर आएगा तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा किसको मिला किसको नहीं मिला। तो पत्र निकल चुका है, आलोक के पास पहला पत्र गया, रिग्रेट नहीं दिया गया, अपना पैसा वापस देख लो, चेक आ गया हुआ खाते में। अगला वेदांत रिजेक्टेड, अगला हर्ष रिजेक्टेड, और बाकी को बोला कांग्रेचुलेशन, अब अलॉटमेंट का पैसा भेज दो, है ना। आई बात समझ में? तो पहला भेज दो ऐसा बोल रहे हैं ना, तो अब क्या होगा? पहले ड्यू। इसको रफ कर दे बेटा, इसको रफ कर दे। अगला क्या है हमारा? अलॉटमेंट। हाँ करिए करिए काम करिए। अलॉटमेंट इधर से क्या चाहिए? स्टूल चाहिए। क्या ये क्लियर हो रहा है बेटा? अब अलॉटमेंट का पैसा किससे मांग रहे हैं? चलो अब आप लोग इन्वॉल्व हो जाओ। किनसे मांग रहे हैं अलॉटमेंट का पैसा? वो हाथ खड़ा करो। तुमसे नहीं मांग रहे हैं क्या? हाँ तुमसे मांग रहे हैं। हाँ तो ड्यू कर रहे हैं ना। टोटल कितने शेयर्स बता सकते हैं आप लोगों के पास? 70,000। तो यानी कि ड्यू जो अब यहाँ से जो भी होगा वो एक्चुअल शेयर्स पे होगा जो पब्लिक के पास हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे।
तो अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे तो बेटा वो हमारे लिए होता है एक एसेट्स। क्या होता है? एसेट्स। तो हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, राइट। लेकिन ये आएगा और हम एडवांस में ही एक लायबिलिटी क्रिएट कर देते हैं शेयर्स कैपिटल की। समझ में आया? अब ये बताओ कि प्रीमियम हम मांगेंगे या तुम अपने हिसाब से भेज दोगे? मांगेंगे। तो यहां पर होगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या ये क्लियर हो रहा है? अरे बात समझ में? क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? चलेगा हो गया क्या? हाँ ठीक। क्या ये क्लियर हो गया बेटा? तो ये अलॉटमेंट अमाउंट क्या हो रहा है? ड्यू। अब आप गौर करो कि एप्लीकेशन की एंट्री में अगर प्रीमियम होता तो बैंक वाली एंट्री में शो नहीं करते हम, लेकिन बाकी जितने भी इंस्टॉलमेंट हैं उसमें बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम को शो नहीं कर रहे होते, ड्यू वाली में कर रहे होते। समझ में आया? तो यहाँ पर हम इधर ही मांगते समय ही, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रीमियम लेना है। समझ आया कि नहीं है? तो यहीं पर ही क्या हो जाता है, प्रीमियम को क्रेडिट कर देते हैं। अब सबका अमाउंट कैसे आएगा? तो यहाँ गौर करना, इसमें क्या होगा? कॉमन। कॉमन क्या रहेगा? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। क्या ये क्लियर है? लेकिन मल्टीप्लाई किससे होगा? तो यहाँ पर तीन चीजें हैं। तो अलॉटमेंट के सामने आता है अलॉटमेंट मनी, शेयर कैपिटल में आता है एक्चुअल अलॉटमेंट मनी, और इसमें आता है प्रीमियम वैल्यू। अब तुमको अगर कुछ फर्क समझ में आ रहा है क्या? शेयर कैपिटल में क्या आ रहा है? शेयर अलॉटमेंट में क्या आ रहा है? जितना तुम अलॉटमेंट मनी मांग रहे हो। लेकिन शेयर कैपिटल में क्या आता है? उस अलॉटमेंट मनी का एक्चुअल पार्ट। समझ में आया? समझ में आया? और प्रीमियम में उसका प्रीमियम पार्ट। क्या ये क्लियर? तो इंस्टॉलमेंट के सामने जो वैल्यू आती है ना, वो डायरेक्टली ये वाली होती है। लेकिन शेयर कैपिटल में, किसमें? शेयर कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल पार्ट जाता है। कौन सा जाता है? ओरिजिनल पार्ट। क्योंकि प्रीमियम जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा है, इसलिए वो हमेशा अलग जाएगा। समझ में आया? शेयर कैपिटल हमेशा ओरिजिनल पार्ट में जाता है, एक्चुअल में पार्ट में जाता है। क्या ये क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक्चुअल का मतलब समझ में आ रहा है? शेयर्स कैपिटल की जहां कहीं पे भी वैल्यू होगी तुम गौर करना, वो ओरिजिनल पार्ट में जाएगा, उस इंस्टॉलमेंट का ओरिजिनल। तो अब शेयर अलॉटमेंट मांग कितने शेयर्स पे रहे हैं? 75। अलॉटमेंट मनी है कितना वैसे? 6। एक्चुअल कितना है? 3। और प्रीमियम भी कितना है? 3। समझ में आया? तो सबका अमाउंट आ जाएगा इस हिसाब से। तो 75 into 3 6 कितना हुआ? 4,50,000। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 2,25,000। और प्रीमियम में कितना आएगा? 2,25,000। क्या ये क्लियर हो गया? समझ आया? नरेशन क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। समझ में आया? ये हो गया ड्यू। इतना समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। ठीक है, जब रिसीव करेंगे तो यहां जाके चेक करना है सबने दे दिया था क्या? सबने दे दिया था, तब कोई दिक्कत ही नहीं है, तो पैसा आएगा। अब रिसीव की एंट्री होगी, अलॉटमेंट रिसीव। तो क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब जब पैसा आ चुका है तो पहले आपने ये इसको डेबिट किया था कि पैसा आएगा, अब आ चुका तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर डेबिट की जगह क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझा है? क्या ये क्लियर है? तो जब सब कुछ जो मांगा था पूरा मिल गया तो इसमें तो बहुत सिंपल है भाई। तो कितना आ जाएगा? 4,50,000। समझा है? क्या ये क्लियर? तो बैंक में क्या आता है हमेशा? ड्यू माइनस अमाउंट ऑलरेडी एडजस्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एडजस्टेड ड्यू जो है
माइनस करो अमाउंट जो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका था यदि, ठीक है ना, और अगर उसमें भी अगर क्या हो गया कॉल्स इन एरियर तो वो भी क्या होता है माइनस होता है। समझ में आया? बैंक की वैल्यू कैसे आती है हमेशा कि जितना ड्यू है उसमें से माइनस करो अगर पहले ही कुछ एडजस्ट हो गया था, ठीक है, और अगर कोई कॉल से एरर हो गया तो वो भी उसमें से क्या होता है माइनस। क्या ये क्लियर है? किसके लिए कहा मैंने ये, किसके लिए कहा ये? बैंक के लिए। समझ आया? इज दिस क्लियर? इसमें तो कुछ एडजस्ट किया ही नहीं था, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन था सब रिजेक्ट कर दिया था। अब कल एक क्वेश्चन करेंगे तब तो हमें समझ में आएगा जिसमें एक्सेस पैसा क्या क्या होगा एडजस्ट। क्या ये क्लियर हो रहा है बेटा? इतना समझ में आ गया? लिख लिया इतना? अब अगला इंस्टॉलमेंट कौन सा है? तो फर्स्ट कॉल में क्या प्रीमियम तो नहीं है, तो फर्स्ट अब ड्यू और रिसीव की एंट्री थोड़ा करो। पहले ड्यू की एंट्री करो, तो ड्यू की एंट्री में क्या चेंज हो जाएगा बेटा? यहाँ लिखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो क्या हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम आएगा क्या बेटा? वो तो रिसीव में होगा। कॉल इन एरर कभी भी किस में होता है? रिसीव में, ड्यू में नहीं होता है। पहले से थोड़ी मालूम था कि लक्की पैसा नहीं भेजेगा, हमें तो लगा था लक्की अच्छा है क्योंकि लक्की ने शेयर्स के लिए मांगा, हमने उसने पैसे भी भेजा था, हमने उसको शेयर्स अलॉट किया था। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा इससे मांगा, इसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फिर हमने इससे कौन सा मांगा? तो मांगते समय थोड़ी मालूम होगा कि ये नहीं देगा। नहीं रिसीव में नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो करो बेटा ड्यू की एंट्री करो। फर्स्ट कॉल ड्यू, तो शेयर किसकी एंट्री कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल किसकी? ड्यू की। तो शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या हो जाएगा बेटा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब मुझे बताओ इसमें से क्या मैं सिक्योरिटी प्रीमियम हटा दूं? यहाँ तो है ही नहीं, और नरेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल ड्यू अमाउंट ड्यू। अब इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, तो कितने हैं? 75,000 इनटू क्या होगा? फर्स्ट कॉल मनी, तो इनटू फर्स्ट कॉल, ठीक है ना? कितना है? 3, तो कितना है? 2,25,000। 2,25,000। समझ में आया बेटा? क्या ये क्लियर हो गया? अलॉटमेंट ड्यू क्लियर हो गया, सॉरी फर्स्ट कॉल ड्यू क्लियर हो गया। अब फर्स्ट कॉल क्या होगा? रिसीव। लकी यहां तक हुआ कि नहीं हुआ है? जल्दी करो फटाफट। जब कभी भी बेटा रिसीव की एंट्री करते हो शेयर्स में, इस वाले पार्ट पे फोकस करना है बेटा। समझ आया कि नहीं है? ये टिक का काम होता है रिसीव की एंट्री के लिए और फॉरफीचर की एंट्री के लिए। इन टिक का बहुत महत्व है। किसके लिए? फॉरफीचर और कॉल्स इन एरर की एंट्री के लिए। तो बेटा अब यहाँ पर क्या हुआ? फर्स्ट कॉल ड्यू होने के बाद हमें ये मालूम चला कि लकी से पैसा नहीं आया, तो पैसा तो आया है ना बाकी लोगों से। तो नॉर्मली यहाँ देखो, फोकस करो, बैंक अकाउंट डेबिट होता है और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। लेकिन क्या सबसे पैसा आया? नहीं, लकी से नहीं आया, तो ये हो गया कॉल्स इन एरियर। तो अभी जब तक फॉरफीचर नहीं हुआ है तब तक हम ये मान के चलते कि कॉल्स इन एरियर आएगा। तो जो भी चीज आएगी आगे तो वो एक तरह का एसेट्स ही है, तो उसको और एसेट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या है? डेबिट करेंगे। क्या ये क्लियर है? आ रही बात समझ में? कभी कभी एडवांस में पैसा जाता है बेटा, तो कॉल्स इन एरियर अगर डेबिट होता है तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है। समझ में आया? अब इसको भरेंगे कैसे? तो इसको कभी भी फिल करना है बॉटम से अप से डाउन नहीं, बॉटम से अप जाएंगे। तो फर्स्ट कॉल के सामने क्या आएगा? वही जो ड्यू था। तो ड्यू कितना था? 2,25,000। ठीक है। अब कॉल्स इन एरर में किसका आएगा?
लकी का। तो यहाँ पर जो शेयर्स लेंगे वो किसका लेंगे? लकी के शेयर्स लेंगे। तो लकी के पास शेयर्स कितने थे? 2000 इनटू कौन सा इंस्टॉलमेंट? फर्स्ट कॉल। तो ये फर्स्ट कॉल की बात हो रही है, तो इनटू 3। क्या ये क्लियर हो गया? तो 2000 इनटू 3 तो कितना हो गया? 6000। अब बैंक में क्या आएगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बैंक में क्या आता है, जो ड्यू है उसमें माइनस करो यदि कुछ ऑलरेडी एडजस्ट हुआ था। तो फर्स्ट कॉल में कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं हो रखा है, माइनस एक और चीज मैंने कहा था, कॉल्स इन एरियर। तो इसका मतलब 2,19,000। क्या ये क्लियर हो गया बेटा? ये फर्स्ट कॉल हो गया। ऐसे हम किसका कर लेंगे? सेकंड एंड फाइनल। बताओ 6 मार्क का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम, कंपार्टमेंट 2023 है ना। फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव हो गया। अब हम कौन सा करेंगे अगला? शेयर्स सेकंड कॉल ड्यू। तो यहां पर क्या हो जाएगा? शेयर्स क्या जाएगा? शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यहां फर्स्ट की जगह क्या हो जाएगा? सेकंड एंड फाइनल। अब यहां पर फर्स्ट कॉल की जगह किसकी वैल्यू लेंगे? सेकंड कॉल की, जो कि कितना था? 2। तो यहां पर क्या हो गया? 1,50,000 1,50,000। क्या ये क्लियर हुआ? अब रिसीव हुआ, तो रिसीव यहां पर शेयर्स फर्स्ट की जगह क्या जाएगा? सेकंड एंड फाइनल। समझ आया? अब इसका अमाउंट अगेन यहां पर लकी ने किया कि पैसा नहीं भेजा। लकी तेरा शेयर्स कैंसिल थोड़ी देर में कर दे, कैंसिल इसका शेयर्स। बिल्कुल सर कर दीजिए। क्योंकि सर मुझे पता है कंपनी डूबने वाली है, छापा पड़ने वाला है, फिर पैसा देने से क्या मतलब? अभी से रुको। ये इसकी सोच है। सोच में कोई रोक नहीं है, आदमी कुछ भी सोच सकता है कि नहीं? है क्या? लेकिन अभी तो ये स्थिति है कि हम इसके शेयर डायरेक्टली फॉरफिट नहीं करेंगे। पहले हमें देखेंगे कि हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसकी परमिशन देता है या नहीं देता है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा गया था कि अगर कोई अपने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करेगा तो और उसके शेयर्स को कैंसिल किया जा सकता है, तो फिर हम इसे क्या करेंगे? रिमाइंडर भेजेंगे पहले, फिर भी नहीं करेगा तो उसके बाद उसको एक नोटिस देंगे 14 डेज का, और तब भी नहीं पे करेगा तो उसके शेयर्स को क्या कर देंगे? कैंसिल, फॉर फ्यूचर। तो फॉर फ्यूचर हो सकता है कि अभी क्वेश्चंस जो है अभी इतने तक की डेट निकली है, आगे की कार्रवाई होनी है भी बाकी। तो फिलहाल तो हम क्या है, जहां तक बोल रखा वहीं तक का क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर कितना जाएगा बेटा? 1,50,000 आ जाएगा। यहाँ पर 2000 इंटू 2 कितना हो गया? 4000। और यहाँ पर हो जाएगा 1,46,000 इंटू ये आ गया। समझ क्या ये क्लियर हो गया? वैसे ये 1,46,000 कैसे हैं भाई? 75,000 शेयर्स थे, 2,000 का पैसा नहीं आया तो 73 का तो आ गया ना। तो 73,000 इंटू 2 तो 1,46,000। क्या ये क्लियर है? यस सर। एनी डाउट इन दिस? सो क्या ये कुछ समझ में आया आपको? Yes, sir. अभी तो क्या है, मैंने आपको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की कि जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको इस तरह से सोच के आगे बढ़ना है। ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन हम कल करेंगे जिसमें क्या क्या होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है ना? जिसमें क्या है? प्रो राटा अलॉटमेंट भी क्या होगा, फिर फॉर फीचर भी होगा, और कुछ क्या होगा? रीइश्यू। तो थोड़ा अभी अपने को अगर 50 मिनट लग गए हैं तो कल थोड़ा सा 10-20 मिनट और लग सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है? लेंथी होते हैं ना।